क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल बच्चे आके कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अलीगढ़ के बाहर या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या हिंदुस्तान के बाहर किसी कंट्री में अगर रहते हैं और अलीगढ़ जामिया की तैयारी करना चाहते हैं, तो अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से आप हमारे ऑनलाइन चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे हम लोग सारे यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन को नोटिफिकेट करते रहते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आते रहते हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th इक्विलिब्रियम। काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं। प्रीवियस जो क्लास में हम लोगों ने किया था वो एसिड बेस कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रॉस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें सब डिस्कस किया था। और इसके बाद एक हम लोग उसको न्यूमेरिकल भी है थोड़े से, तो हम लोग एक लेक्चर उसके करेंगे हम लोग। आज हम लोग उसके बाद करने जा रहे हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक दे रखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। यानी अगर हम लोग दो एसिड लेते हैं या दो बेस लेते हैं, तो दोनों एसिड में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दो एसिड में उनको कंपेयर करके बताना चाहते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन वीक एसिड है, या कौन स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, किस तरह से निकालेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग कंपेयर करने के लिए बताया क्या कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है अलग अलग होती हैं। एसिड अगर है तो उनके अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, उनका अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है। या बेस है तो उनका वैल्यू भी अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग में तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसका मैक्सिमम आता है। ठीक है। तो वीक एसिड या वीक बेसिस अगर हैं दो, तो उन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। एक टॉपिक ये दे रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। अगला करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। ये दे रखा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये हमारा टॉपिक है। सबसे इसका पहला इसमें दे रखा आयनाइजेशन ऑफ एसिड इन वाटर। ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स इन वाटर। क्या कि जो एक एसिड होता है वो वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, वाटर में आयनाइज्ड हो जाता है, आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि वो वीक एसिड होता है तो पार्शली डिसोसिएट होता है, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, बाकी अनडिसोसिएट रह जाते हैं। तो अगर हम लोग दो एसिड को लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग पहले एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो एसिटिक एसिड एक गिवन कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल उसके डिसोसिएट हो जाएंगे। तो डिसोसिएट हो जाएंगे तो कैसे उसको इक्वेशन को लिखते हैं वो मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेट अ वीक एसिड weak acetic acid weak acid like CH3COOH acetic acid
dissolved in water. Acetic acid is a weak acid. Since it is weak acid, it will dissociate partially. Let the degree of dissociation be, let the degree of dissociation be x, ये अल्फा, इस अल्फा आमतौर पे हम लोग दिखाते हैं, अल्फा से ही दिखाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो उसको अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, क्या बताया कि मान लो ये हमारा CH3COOH है, इसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम गेन करता है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोनियम आयंस CaF H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO माइनस साइन, ये हमारा आ जाएगा ये इस तरह से। ये हम लोग वाटर जो है ना एक्सेस में लेते हैं, तो इसको अगर इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो ये हम लोग एक गिवन कंडीशन पे रखेगा, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व किया वाटर में, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसका। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, यानी एसिड है तो ए ले लिया, एसिड के लिए लिखेंगे कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इनटू CH3 एसिटेटाइन, ये एसिटेट आते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारा लिखने का तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है, लेकिन वाटर चूंकि एक्सेस में होते हैं तो इसको हम वाटर का यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक, तो वाटर का कंसंट्रेशन 1 ले लेंगे, Ka कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और ये जो आएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस एसिटेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारे इक्विलिब्रियम को लिखने का। लेकिन चूंकि वाटर एक्सेस में होता है तो वाटर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम ले लेंगे, मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 से चेंज कर देंगे तो हमारा Ka का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लिखते हैं इसको। ओके, इतना नोट करिए, इसे कर लिए नोट। ठीक है, ऊपर से मैं मिटाता हूँ, ये इसका कंसंट्रेशन तो 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा Ka इज इक्वल टू concentration of hydronium ion, product of concentration of hydronium ion upon CH3COOH। ठीक है, ये हमारा ये एक इक्वेशन आ जाएगा इसको कंसंट्रेशन का। अब जो इक्विलिब्रियम में जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, डालते हैं इसका वैल्यू, मान लो हम लोगों ने 0.1 मोल ले लिया, इक्विलिब्रियम आता है उसको जो कंसंट्रेशन लेते हैं उसके बाद अगर वैल्यू निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो ये आता है 1.8 10 टू द पावर -5, ये हमारा इसका वैल्यू आ जाता है एक, जैसे हम लोगों ने पीछे किया इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है, यानी ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है 1.8 10 टू द पावर -5, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया वाटर में तब की बात है। अगर हम लोग मान लो हाइड्रोजन साइनेट भी एक एसिड होता है, अगर हम उसको डिसॉल्व करें वाटर में तो क्या होगा, उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन साइनेट को अगर वाटर से रिएक्ट करता है, ऑल्सो हाइड्रोजन साइनेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है,
ये साइनेट बन जाता है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू के ए ये भी लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पे लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिख दिया, और ये हमारा नीचे जो है ना हाइड्रोजन साइनेट का कंसंट्रेशन ले लिया, और ये जो वाटर था एक्सेस की वजह से हम लोगों ने यहाँ ले लिया 1 कर लिया, उसका कंसंट्रेशन 1 कर लिया। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो वैल्यू आता है उसको वैल्यू डालने के बाद, स्टैंडर्ड वैल्यू डालने के बाद ये आ जाता है हमारा 4.010⁻⁻7। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है ये हाइड्रोजन साइनेट का निकाला है एक सेम कंडीशन पे, और यहाँ पे एसिटिक एसिड का निकाला, जैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और निकालने के बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है के ए का ये बहुत ही कम है, 10⁻⁻7 है, और ये 10⁻⁻5 है। तो ये जो दो एसिड है, एक एसिटिक एसिड है, एक साइनेट एसिड है, इसमें जिसका वैल्यू कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, वो वीकर एसिड होगा, और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इन दोनों में जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर करने पे। क्या है यहाँ पे एक हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, क्या दे रखा के ए के टर्म में, इफ द वैल्यू ऑफ के ए is greater than the acid is stronger. Acid is stronger. If the K is greater, the value of K is greater, the acid is stronger, or vice versa. Vice versa. Here, the value of K, the value of Ka for CH3 COOH is 1.8 10⁻⁻5, while for SCN is 4.0 10⁻⁻7। ठीक है, सिंस Ka for CH3 COOH is greater than SCN, then CH3 COOH is a stronger acid than HCN। ठीक है ना, ये हमारा एक पैराग्राफ लिख दिया समझने के लिए कि जो एसिटिक एसिड होता है, हाइड्रोजन साइनेट होते हैं, उनका जो के ए का वैल्यू निकाला गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया और चेक कंपेयर किया गया, तो देखते हैं कि यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गर है, और जिसका कम होगा वो वीकर है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं दो एसिड में। ठीक उसी तरह से दो बेस का भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से दो बेस का कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे जो है ना दो बेस का कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। अब क्या बताया कि अगला जो टॉपिक दे रखा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फॉर वीक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे वीक एसिड के लिए। ठीक, तो कंसंट्रेशन अगर निकाला, अभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था के ए,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर किसी आयंस का जो प्रोडक्ट बनता है उसका अगर कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस आयंस और स्पेशली हाइड्रोजन आयंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फॉर वीक एसिड, हम लोग वीक एसिड के लिए कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो मान लो हम लोग एक एसिड है, एसिड तो जानते हैं ये हमारा एसिड हो गया Ha, यानी हाइड्रोजन, जिसमें जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो एसिड कहलाता है। तो हम लोग ले लेते हैं ये Ha, ये एक एसिड है और ये हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये है एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, और ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा, जो भी एलिमेंट होगा नेगेटिव होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा। और जब हम लोग इनिशियल लेंगे, इनिशियल एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट, इसका जो कंसंट्रेशन होगा C होगा। ये तो मैक्सिमम 1 ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा 0 होगा इनिशियल कंडीशन में। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम के कंडीशन जब लेंगे, एट इक्विलिब्रियम, ये जो है एक डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा होता है, तो यहाँ तो अल्फा ऑफ C ये बन जाएगा, अल्फा ऑफ C ये बन जाएगा, और ये C में से अल्फा ऑफ C माइनस करना जितना डिसोसिएट हो जाएगा, यानी इतना तो डिसोसिएट हो जाएगा, और इसमें से जब माइनस कर देंगे तो ये अनडिसोसिएटेड हो जाएगा ये। ठीक है ना? ये इक्वेशन तो हम लोगों ने किया है पीछे, वहाँ से भी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं, कि इनिशियल कंडीशन C होता है और ये प्रोडक्ट तो बना नहीं होता, तो 0 होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब अल्फा मॉलिक्यूल सब डिसोसिएट करता है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो अल्फा होता है, तो अल्फा ऑफ C डिसोसिएट होके बनता है, तो ये अल्फा ऑफ C ये भी बनता है, अल्फा ऑफ C ये भी बनता है इक्वल, और जो ये टूट जाता है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो अनडिसोसिएटेड है इक्विलिब्रियम के बाद टाइम में, तो ये तो अनडिसोसिएटेड है और ये प्रोडक्ट है। अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए? कि एसिड के लिए लेते हैं, तो ये अल्फा C इंटू अल्फा C अपॉन C माइनस अल्फा C। ठीक है, C नीचे से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा C, अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन C कॉमन लेंगे, 1 माइनस अल्फा लेंगे, C से ये पावर कैंसिल हो जाता है, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 हो जाता इफ, ठीक है ना, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये नेग्लेक्ट करता है अल्फा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर C, ये हमारा वैल्यू आ जाता है Ka का। अब क्या हो गया? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, और C का अगर वैल्यू निकालना चाहें, C का, ठीक है, या अल्फा का वैल्यू निकालते हैं पहले, ये अल्फा स्क्वायर C है, ये Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C है, अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर C है तो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, और अल्फा लेना चाहेंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये तो हम लोगों ने किया है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर C। तो ये हमारा ऑलरेडी, अगर एसिड है तो एसिड के लिए हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इतना दे देते हैं फॉर एसिड, ठीक है ना। और अगर बेस का, अगर ये बेस होता तो इसके लिए भी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Kb अपॉन C रूट में आ जाता ये, ठीक है ना, फॉर बेस, ये है बेस के लिए, और ये फॉर एसिड सेम तरीके से निकालेंगे। एसिड होता, एसिड का तो निकाला ही है, बेस होता तो फिर इस तरह से निकाल लेते, और ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है एसिड का है, तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है। ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा कितना होगा? तो देखो ये जो हाइड्रोजन था ये Ha था, तो ये जब डिसोसिएट हुआ है, यानी अगर मान लो ये एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया है, यानी कि ये अगर हम इसको यहाँ पे समझाते हैं Ha, अगर ये एक डिसोसिएट करेगा तो एक हाइड्रोजन बनेगा, एक ये बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है, तो H3O,
पॉजिटिव, ये हमारा आ जाता है। तो जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा वही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। जो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं वही कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन आता है वो एक वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, तो एक हाइड्रोजन आयंस एक हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है। तो जितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा वही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोनियम बन रहा है तो वो हाइड्रोजन के बराबर ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ये दे रखा है, ये दोनों बराबर है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो करने जा रहे हैं। यहाँ से मिटा दें हम लोग। जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा, जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा ये H3 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन जो होगा ये C अल्फा के बराबर, अल्फा C के बराबर है। और अल्फा का वैल्यू अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाला था, तो ये तो C है और अल्फा जो है ना Ka/C आता है, ये अल्फा का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, C बाहर है, अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Ka/C²/C, ये रूट में आ जाएगा। एक C इससे इसका पावर कैंसिल कर देगा। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन Ka/C। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा ये, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है और फिर इस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है। ये C जो है ना बेसिकली ये C है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन से, फिर उसका जो आएगा उसका रूट लेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा। और यही जो है ना हाइड्रोजन आयन का भी कंसंट्रेशन होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वीक एसिड निकालने का तरीका है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है उस वीक एसिड का, और उस वीक एसिड का कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम लोग वाटर में डिसोसिएट करने के लिए, उनका रूट ले लेंगे। तो ये हमारा रिलेशन आता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कहाँ कहाँ समझ में आया ये, ठीक है। हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दोनों बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि जितना ये टूटता उतना ही बनता है। समझ में बात आ रही है, कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए। जो लोग वीडियो से देख रहे हैं हमें, मैं तो थ्योरी चल रही है, चूँकि ये हमारा रीडिंग मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, जो बच्चे क्लास तो एकेडमिक के लिए कर रहे हैं, अभी तो एकेडमिक ये तैयार कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट समझ में आए। फिर बाद में जब हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन कराएंगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ में आने लगेंगे। तो पहले हम ये बना रहे हैं कि एकेडमिक पहले आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे निकाला गया, बनाया गया, ड्राइव किया गया है, क्या चीज़ का क्या मतलब है। जब ये सब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब कराएंगे तो सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे हम लोग, तब ये मज़ेदारी आएगी कहाँ से कौन सा कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये अभी कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नोट करिए और समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन आयनाइजेशन ऑफ बेस, वीक बेस इन वाटर। जिस तरह से हम लोग आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन वाटर किया था अभी, ठीक है, आयनाइजेशन, और दो एसिड को कंपेयर किया था, ठीक उसी तरह से बेस को भी कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ वीक बेस का। दो वीक बेस होते हैं तो कौन ज़्यादा वीक है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो वहाँ पे अगला टॉपिक आ रहा है आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, ठीक है ना, इन वाटर। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हम लोग लेते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस इन वाटर। वीक बेस होते हैं, जिस तरह से वीक एसिड होते हैं वैसे वीक बेस होते हैं, उनको हम लोग आयनाइज करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। कंपेयर जैसे करते थे वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या दे रखा है ये, मान लो एक हमारा ये एक बेस है, ठीक है, BOH, ये बेस है, हम लोगों ने किसी वाटर में डिजॉल्व किया तो वाटर का कंसंट्रेशन तो 1 हो जाता है, तो खाली इसी को ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा B पॉजिटिव आ जाएगा
OH नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या देखिए, एक मॉलिक्यूल जब इसका डिसोसिएट करेगा तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, जितना टूटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, उतना ही इसका बनेगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले एसिड में किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0 है, सॉरी इसका रिएक्टेंट का तो C है, प्रोडक्ट का 0 है इनिशियल at equilibrium अगर हम लोग अल्फा सी ये बनता है, तो ये सी में से अल्फा सी को माइनस कर देंगे तो ये अनडिसोसिएटेड है और ये डिसोसिएटेड प्रोडक्ट बन गया। के बी अगर निकालना चाहते हैं तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपॉन सी माइनस अल्फा सी, और इसको अगर हम लोग सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर सी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जब निकालेंगे तो ये हमारा के बी अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है ना, ये सी नीचे आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो ये के बी अपॉन सी आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें अगर OH का कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH अगर इसका निकालना है तो हम लोग C अल्फा के बराबर होगा, ये C अल्फा के बराबर है, तो C है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K का वैल्यू यहाँ से डिग्री अल्फा का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये हमारा के बी अपॉन सी है। C को अंदर ले जाएंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा, C के बी C स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा, रूट के अंदर होगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल आयन हो जाएगा के बी सी रूट के अंदर। ठीक है ना, के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस यूज्ड, वीक बेस यूज, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था ये ले लेंगे, और ये हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा इक्विलिब्रियम के टाइम में। तो इक्विलिब्रियम का जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है के बी इंटू सी बेस के लिए, और एसिड के लिए होता है के ए इंटू सी स्क्वायर रूट होता है। ये हमारा कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे हमें 2-3 फॉर्मूले बहुत ध्यान देना है। एक तो ये कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि C इंटू डी ये लेते हैं, और बाकी ए बी ये तो लिखने का तरीका है ये रिएक्टेंट का। उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है एसिड के हिसाब से, ठीक है ना, के ए अपॉन सी होता है, या अगर बेस है तो के बी अपॉन सी होता है। ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है। और अगर कंसंट्रेशन निकालते हैं, मान लो हम लोग हाइड्रोक्साइल का निकालना चाहते हैं तो के बी अपॉन, ये बेस है तो के बी इंटू सी रूट में, तो ये 2-3 फॉर्मूले, एक ये है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूले यूज में है, बहुत कॉमन यूज में है। जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग करेंगे इसको। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे भी अगर 2 बेस अगर लेते हैं तो दोनों बेस का हम लोग के बी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा, ठीक है, जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा वो एसिड होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। जिस कितनी बात समझ में? तो यहाँ पे जो है 2 एसिड 2 बेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब 2 एसिड 2 बेस को जो कंपेयर करते हैं हम लोग कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 बेस में या 2 एसिड में आपस में जब कंपेयर करते हैं तो उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो सेम लेते हैं, क्या मतलब हुआ ये देखिए कि जैसे ये हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं, ये C जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब 2 बेस का लेते हैं तो ये वाला कंसंट्रेशन दोनों में सेम लेंगे, जैसे हम लोगों ने एसिड में किया था, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों एसिड था, तो उनका इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों का सेम लेंगे, तब जाके हम लोग उसका जो के ए का वैल्यू निकाला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
वो कंपेयर कराएंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, अलग अलग कम कंसंट्रेशन लेंगे तो फिर वो अलग आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इसके हिसाब से क्या बता, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, ये समझ में आ गया, ये मिटा दूँ, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं एक पॉइंट्स बता देता हूँ क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या दे रखा है यहाँ पे, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ of two acids or two bases. The initial concentration of each base, each acid or each base should be same. यानी अगर हम दो एसिड को या दो बेस का कंपेयर कर रहे हैं तो उनका जो कंसंट्रेशन लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो वीक एसिड होता है, दो वीक एसिड है या दो वीक बेस है, उन दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वरना फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहेंगे, वही चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखे हैं, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स और टू बेसेस, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच एसिड और ईच बेस शुड बी सेम। दोनों का सेम होना चाहिए, चाहे जितना भी ले रहे हैं दोनों का सेम, दोनों एसिड का सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए, या दो बेस है तो दोनों बेस का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तब जाके वो हम लोग कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को, कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर हम स्ट्रेंथ को लेते हैं, कंपेयर करते हैं हम लोग, तो कैसे लिखते हैं वो मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे दो एसिड का है, कंपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ HA1, ये एसिड 1 हो गया, HA1, स्ट्रेंथ ऑफ HA1 एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ HA2, ये एसिड का लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था हमारा, ये अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ka/C होता है ना। तो ये जो ज़्यादा डिसोसिएट होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका कम होगा वो कम स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा ए अपन अल्फ़ा बी लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 अपन अल्फ़ा 2 लिख सकते हैं, और अल्फ़ा का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग Ka1 लिख सकते हैं अपन Ka2 लिख सकते हैं। ये रूट में ये नीचे का C कैंसिल हो गया, ये जो C था दोनों का कंसंट्रेशन चूंकि सेम था तो उस दोनों का C कैंसिल हो गया। तो Ka1 यानी पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, ऊपर नीचे लिख के सिंप्लीफाई कर रूट ले लिए। या अल्फा से भी हम लोग बता सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट एसिड अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड एसिड, दोनों का जो वैल्यू दिया उससे कंपेयर कर सकते हैं और इससे पता चलेगा कौन ज़्यादा है। लेकिन जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसका वैल्यू अगर मान लो उससे कंपेयर करते हैं और अगर 1 से ज़्यादा आता है, यहाँ पे अगर मान लो ये 1 से ज़्यादा होता है तो ऊपर वाला जो एसिड है स्ट्रॉन्गर देन नीचे वाला एसिड है, सेकेंड एसिड से। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपेरेटिवली लिख देते हैं, ठीक है, इफ इस वाले में इफ greater than 1, here it is greater than 1, then acid 1 is stronger, acid 1 is stronger, ठीक है ना। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है इसको कंपेयर करने के बाद तो ये एसिड 1 जो है ना स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और इफ it is less than 1, then acid 2 is stronger, acid 1 is weaker, acid 1 is
वीकर। ठीक है ना, ये हमारा इस तरह से निकाल सकते हैं। ये एसिड के लिए क्या, ऐसे हम लोग बेस के लिए भी कर सकते हैं। तो बेस के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहले इसे नोट करिए। ठीक है, ये दे रखा हमारा। बेस के भी अगर कंपेयर करना चाहें हम लोग तो इस तरह से हम लोग बताएं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेस 2, या अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालते हैं तो रूट KB1 अपॉन KB2, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का तरीका। यानी दो एसिड होता है, दो बेस होते हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए, दोनों से किसी भी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका, कंपेयर करने का तरीका। कितना समझ में आया, ये आ रहा समझ में कुछ? आगे चले हम लोग। अगला टॉपिक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। न्यूमेरिकल जानते हैं कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ठीक है, जितना ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा वो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स है, जैसे इक्विलिब्रियम जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, और फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह होता है। जिस तरह से फिजिक्स है, कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में भी जितना कंसेप्ट के साथ जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज़्यादा वो टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, सब उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे हमारे नीट के बच्चियाँ जो है वो लोग अपियर होने के लिए जाते हैं, नीट के जो एस्पिरेंट है उनके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल है। फिजिक्स के साथ थ्योरी कुछ नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल है। इसी तरह से केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आता है, तो ये एक बड़ा हर्डल होता है। तो उसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री को ईजी करने के लिए। वैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आसान पड़ता है, लेकिन ये फिजिकली थोड़ा सा जान लेता है। वेल, ये हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल जो बुक के हिसाब से है, थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए। ओके, तो मैं अब न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ, फिर उसे मैं करके दिखाने जा रहा हूँ। ओके, ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा और मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। तो क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस in 0.1 molarity solution of ammonium hydroxide having Kb is equal to 1.6 10 to the power minus 5। बोला क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी लिया गया है, और जब उसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये तो बेस है तो कांस्टेंट आता है 1.8 10 टू द पावर माइनस 5। तो इसका कंसंट्रेशन बताना है, हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन बताना इक्विलिब्रियम के टाइम पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना इसका कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको हम लोग एक्वस यानी कि पानी में, एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो ये डिसोसिएट होता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको जब डिसोसिएट होगा तो ये अमोनियम बनेगा, ये OH हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस वक्त इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे Kb, ये बेस है, OH है ना, तो ये बेस है, तो ये एट इक्विलिब्रियम Kb इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इस तरह से लिख देंगे। ये तो प्रोडक्ट्स है, और ये रिएक्टेंट्स जो भी हैं, जितने भी होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये Kb का वैल्यू दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb का वैल्यू दे रखा है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन भी दे रखा है, ये दे रखा है।
जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त जो है इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, इक्वल बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। ठीक है। ऑल्सो concentration of NH4 plus is equal to concentration of OH माइनस, ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये जो कंसंट्रेशन दे रखा है ये 0.1 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक। अब अगर क्या बताया कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो इसको हटाकर हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वाले में Kb इज इक्वल टू, ये अमोनिया हटाकर OH आइंस लिख देते हैं क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। ये OH तो पहले से ये था ही था, ये इसको हटा के भी लिख दिया, और ये हमारा NH4OH कंसंट्रेशन लिख दिया। कितनी बात सुनिए, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो OH आइंस का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है। मैं ज़रा सा इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है ना। और ये जो है इसके नीचे का NH4OH कंसंट्रेशन ये है। ठीक। अगर हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं तो ये आ जाएगा OH माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जो कंसंट्रेशन है 0.1 अभी लिख देते हैं, अभी इसी तरह से रहने देते हैं, बल्कि अभी हम लोग यहीं पे रहने देते थे। ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं, Kb का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू डाल देते हैं, और OH आयन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। ये पूछा ही है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका वैल्यू डालकर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, आगे नोट कर रहे हैं, आ रहा समझ में, ये कोई डाउट तो नहीं। मैं थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा। मिटा दो इसे। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, और ये जो प्रोडक्ट है तो हाइड्रोक्साइड निकालना है, तो इसको रिप्लेस कर दे, इसको हटाकर OH यहाँ पे डाल दिया, तो ये दोनों ही OH OH हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बस समझना, इतना ये मेन चीज़ है यहाँ पे। बाकी OH आई निकल के आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। मैं क्वेश्चन ऊपर से मिटाता हूँ। हम लोग इसको यहाँ से लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं OH माइनस होल स्क्वायर Kb कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये इस तरह से लिख दिया। इसका Kb का वैल्यू दे रखा 1.8 10⁻⁻5, वो सवाल में दे रखा, आप देख लीजिए। और इसका जो कंसंट्रेशन था 0.1 था। ये 0.1 का मतलब 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है। 1/10 मतलब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.8 10⁻⁻6। ठीक है ना, 1.8 10⁻⁻6। अब इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो आएगा √1.8 10⁻⁻6। -6 का जब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3 आ जाएगा। अब 1.8 का जब रूट लेते हैं तो 1.34। ये पीछे हम लोगों ने किया है, 1.8 का स्क्वायर रूट निकाला हम लोगों ने, पीछे क्वेश्चन किसी में किया था हम लोगों ने। तो ये दे रखा 1.34 10⁻⁻3 मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट आएगा पर लीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इस क्वेश्चन के हिसाब से 1.34 10⁻⁻3 मोल पर लीटर होगा। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ रहा। आगे चले हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं, आगे बहुत अच्छे टॉपिक हैं अभी करेंगे हम लोग, तो आप यहीं पे रहने दीजिए।